गुड इवनिंग बच्चों। विश्वास, गुड इवनिंग। अभी भी लोग मैच में लगे हैं क्या? ब्रेक में लगता है लोग स्कोर चेक कर रहे हैं। स्कोर काहे चेक कर रहे हो? दुविधाजनक स्थिति है। अच्छा, हाँ यही था। बहुत बन गया। जो स्थिति थी, जो स्थिति थी उसमें काफी बन गया है, दो लोगों के मेहरबानी से। चलो, अपना काम करते हैं, बाकी देखा जाएगा। कल वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? आरएमएस करंट आई बाय रूट टू से क्यों नहीं लिख निकाल सके? कौन से क्वेश्चन में? इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि, अच्छा, कल जो लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक वो पूछ रहे हो। इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि हमें ऐसा नहीं कर सकते। आप देखिए, आपका जो डाउट है कि आप ये शायद कहना चाह रहे हो, तो आप ये नहीं कर पाओगे कि इसका जो है अलग से आई वन बाई रूट टू कर दें और इसका अलग से आई टू बाई रूट टू कर दो। ये गलत हो जाएगा। ये एक ये सिंगल करंट है, तो इसकी पीक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसकी पीक वैल्यू ऐसे थोड़े निकालते हैं। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी वाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई? वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसकी पीक वैल्यू पता है, अब इसकी आरएमएस वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो पीक वैल्यू आपकी ये अलग अलग नहीं निकलेगी। पीक वैल्यू निकलेगी अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर। ये हो जाएगी इसका आई मैक्स। अब आप आई आरएमएस निकालोगे तो फॉर्मूला यूज करोगे आई मैक्स अपॉन रूट टू। आई थिंक जिसका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। जिसका डाउट है वो क्लियर हो गया। ठीक है, कौन सा कह रहे हो? मैं नहीं गेस कर पा रहा हूँ अब कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब कुछ सिंपल एसी सर्किट पढ़ेंगे हम लोग आज। एसी सर्किट, ठीक है। तो एसी सर्किट में जो हम पढ़ेंगे, कई टाइप के पढ़ेंगे। पहला जो है प्योरली कैपेस रजिस्टिव सर्किट है। प्योरली रजिस्टिव सर्किट मतलब इसमें केवल क्या होगा, एक एसी सोर्स होगा और क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा बस। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक अपना एसी सोर्स है। इसका ईएमएफ ई इक्वल टू वही ई नॉट साइन ओमेगा टी लेके चल रहे, साइनसोइडल। इसमें करंट होगा आई। तो ये सबसे सिंपल सर्किट है। अगर अभी आपने रिसेंटली इनरोल किया है भाई, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पहले से कुछ जानते हैं तो आप एसी कंटिन्यू कर लीजिए। अभी एक ही लेक्चर हुआ है एसी का, तो आप कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद ऑप्टिक्स में आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके पढ़िएगा। ई नॉट साइन ओमेगा टी ये आई है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केवीएल। देखिए, एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, केवीएल हमेशा ट्रू है ना। तो केवीएल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवीएल यूज कर सकते हो। तो केवीएल यूज करोगे तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा रहे हो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, इज इक्वल टू आई आर। तो आप इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और ई नॉट बाई आर
ये अपना मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको ये मिलता है कि देखो दोनों में फाई जीरो है, देख रहे हैं, दोनों में फाई जीरो है। जनरल आप दो फंक्शन अगर आप लिखते हैं, एक वाई इक्वल टू यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, एक इनिशियल फेज कांस्टेंट होता है, इनिशियल एक फेज कांस्टेंट होता है। तो वो जो इनिशियल फेज कांस्टेंट है वो यहां पर जीरो है। थोड़ा सा मैं आपको, बहुत बच्चों को आइडिया होगा, बहुत बच्चों को नहीं होगा, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। कि कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन जो है, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका क्या मतलब है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, और फेजर समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इसको फेजर में क्या करते हैं, बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं कर रहा हूं। फेजर मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी साइनोसॉइडल फंक्शन है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको एक वेक्टर मानते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहां पर ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, इसका एम्पलीट्यूड है a1, इसका एम्पलीट्यूड है a2, ठीक है। तो a1 और a2 को हम वेक्टर मान के ड्रॉ करते हैं। और यहां पर देखो, यहां पर फाइव जीरो है और यहां प्लस फाइव है, प्लस फाइव, ठीक है। और अगर ये प्लस फाइव है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका फेजर कैसे बनाते हैं। एक को रेफरेंस वेक्टर मानते हैं जिसका फाइव जीरो है, तो थोड़ा लिख देता हूं। Take reference vector whose initial phase constant is zero, whose phi is zero, ठीक है। तो आप a1 और a2 को, इसमें आप a1 को रेफरेंस मानेंगे क्योंकि फाई हमारा जीरो है। तो यहां पर देखो आप a1 को मान लोगे, a1 को मान लोगे रेफरेंस फेजर, ऐसे एक वेक्टर मान लोगे, कितने मॉडुलस का, a1 का, a1 का आप क्या मान लोगे, एक वेक्टर ऐसा, ठीक है। अब जो तुम्हारा a2 वेक्टर होगा, इसमें ये भी लिख देता हूं, ठीक है। a1 और a2 को आप वेक्टर मान लोगे, और वेक्टर मानने के बाद, मतलब ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है एक्चुअली, आप इनको ऐसे लिख सकते हो, ये y1 मान लो, ये y2। अब इन दोनों को सुपर इंपोज कर रहे हो, तो बाय सुपर पोजिशन जो रिजल्टेंट बनेगा, ये सब 11th में, 11th की चीज है, सुपर पोजिशन वेव फंक्शन, दो ये वेव फंक्शन है, ठीक है। साइनोसॉइडल फंक्शन हमारे वेव फंक्शन है। तो दो वेव फंक्शन को हम जोड़ेंगे कैसे, मैथमेटिकली भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली भी बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको जो है फेजर से जोड़ेंगे। तो ये होगा y1 प्लस y2। मैथमेटिकली क्या होगा, मैथमेटिकली इसको जोड़ोगे तो ऐसा होगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करके कुछ हमें ऐसा फॉर्म देना पड़ेगा, समथिंग AR साइन ओमेगा टी प्लस कुछ नया फाइव डैश, ठीक है, ऐसा फॉर्म लाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म अगर आप मैथमेटिकली लाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। ये आपको, अगर आप ऐसा फॉर्म जो है मैथमेटिकली एक सिंगल में कन्वर्ट करना चाहोगे, इस फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे, तो आपको बहुत टाइम टेकिंग लगेगा और बहुत परेशानी होगी। कैसे, आप पहले साइन a प्लस बी लगाओगे,
फिर साइन है ना, A1 A2 भी अलग है, देख रहे हो, तो साइन ओमेगा टी कॉमन लेके फिर वहां से करोगे, और इधर A2 साइन फाई अलग होगा, तो कुल मिला के आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी चीज को हम जो है दो साइनोसोडियल फंक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं बाय फेजर मेथड, वो मैं आपको यहां सिखा रहा हूं। तो ये A1 हो गया। अब देखो A2 जो होगा उसको देख लेना कि अगर ये रेफरेंस फेजर से प्लस फाई है, प्लस फाई का मतलब हुआ इतने एंगल से A2 लीड करेगा। प्लस फाई का मतलब हुआ कि इतने एंगल से, प्लस फाई का मतलब हुआ कि जो A2 वेक्टर बनाओगे ना, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके बनाओगे। कितने एंगल? प्लस फाई से। तो यहां पर जो A2 बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये प्लस फाई था। अगर ये माइनस फाई होता, ठीक है, ये प्लस फाई है, ठीक है, प्लस फाई है, तो A2 तुम्हें यहां पे ये मिलेगा। अगर ये माइनस फाई होता तो आप इसको कैसे रोटेट करते? क्लॉकवाइज, रेफरेंस फेजर से क्लॉकवाइज रोटेट करते अगर ये माइनस होता तो। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना सभी बच्चों को आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तुम्हें जो ये सुपरपोजिशन करके जो देखो दो साइनोसोडल फंक्शन को जोड़ोगे ना, तो तुम्हें साइनोसोडल फंक्शन ही मिलेगा। तो उस साइनोसोडल फंक्शन का अपना एम्पलीट्यूड होगा, तो वो जो अपना एम्पलीट्यूड होगा वो आप यहां से फेजर मेथड से डायरेक्टली निकाल पा रहे हो। ये होगा AR, ये होगा अपना AR। तो AR सभी बच्चे जानते हैं क्या होगा। AR निकालना बहुत आसान है, क्या करोगे? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, है ना। तो ये अपना हो जाएगा रिजल्टेंट, जो अपना एम्पलीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट साइनोसोडल फंक्शन आएगा, ये AR, ये AR आपको मिल जाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट ने रेफरेंस से कितना एंगल बनाया होगा, ये फाई डैश, ये भी आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। जैसे पैरेललोग्राम में करते हो, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ना, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, और ये tan फाई से कर सकते हो। ये AR है, ये A2 है, तो आप यहां से इसका ये फाई डैश भी निकाल सकते हो कि जो रिजल्टेंट फेजर है वो कितना जो है एंगल से जो है लीड कर रहा होगा रेफरेंस फेजर से। ठीक है, फेजर एक टूल है भाई, फेजर एक टूल है। जैसे मैथमेटिक्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो, तो फेजर भी एक टूल है जिसके थ्रू हम जो है इस साइनोसोडल फंक्शंस को जोड़ते हैं, उसका नाम फेजर पड़ा है। ठीक है, तो यहां पे AR जो अपने पास होगा, ये आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। ये A2 फाई है, ये भी फाई होगा, ये A2 होगा। तो ये सभी बच्चों को पता है क्या होगा, ये A2 साइन फाई और ये A2 कॉस फाई। ये आप वेब में भी सीखोगे, अभी वेब ऑप्टिक्स में फिर से ये करोगे, पूरा का पूरा वेब ऑप्टिक्स में आप फिर से यूज करेंगे, इसीलिए यहीं समझ लीजिए, वहां नहीं बताऊंगा। और क्लास 11th में SHM या वेब में जो बच्चे पढ़ के आए उनको पता होगा A2 cos फाई। तो क्या सभी बच्चे यहां से tan फाई बता सकते हो और tan फाई डैश बता सकते हो, इस ट्रायंगल से tan फाई डैश भी निकाल सकते हो। वो क्या हो जाएगा, A2 साइन फाई अपॉन में A1 प्लस A2 cos फाई। तो किस एंगल से रिजल्टेंट लीड करेगा वो भी आप यहां से बता पा रहे हो। फाई डैश कितना हो जाएगा, tan इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन में A1 प्लस A2 cos फाई। तो ये फेजर का तरीका होता है, ये फंडामेंटल बेसिक तरीका आपके पास ये है। अब यहां से ये फाई डैश अगर एंटी क्लॉकवाइज तब लोगे जब ये प्लस होगा, क्लॉकवाइज कब लोगे, जब ये माइनस होगा। भाई AC खत्म होगा, EM वेव खत्म होगा, तभी ऑप्टिक्स शुरू होगा। एक तरीके से ही तो शुरू और खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है A साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3।
और तीसरा फंक्शन है ए साइन ओमेगा टी -2π/3। ठीक है, तीन साइनोसॉइडल फंक्शन है, तीन साइनोसॉइडल फंक्शन है, नोट करने दें। अरे लो भैया नोट कर लो, नाराज का है और नोट कर लो। नोट करने से ज्यादा यहां नोट करना जरूरी है। मिड एग्जाम आपके में आएगा, तो मिड एग्जाम में आपके में आएगा तो कब है आपका मिड एग्जाम? व्हेन इज योर मिड एग्जाम? देन ओनली आई कैन से समथिंग। September 14। देन आई कांट कमिट यू कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। स्टार्ट तो हो जाएगा बट आई कांट कमिट यू कि ये कंप्लीट कर पाऊंगा मैं ऑप्टिक्स। ठीक है, क्योंकि एसी में भी 2-3 लेक्चर अभी लगेगा, 2 लेक्चर अपना ईएम वेव में लगेगा। तो आपका अगर एग्जाम 14 सितंबर से है तो आई कांट कमिट यू कि मैं पूरा ऑप्टिक्स खत्म कर पाऊंगा। यस, रिफ्लेक्शन हो पाएगा। हाफ ईयरली तक का चिल मारो, हाफ ईयरली तक सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हाफ ईयरली तक तुम लोगों का सब खत्म हो जाएगा, 12th, डोंट वरी। हो गया होगा। चलो इसको अब ऐड करना सीख लो तो धीरे धीरे फेजर भी समझ जाओगे। तो इसको ऐड करें रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? वाई आर जो होगा सुपर पोजिशन से वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना, यही होगा। और ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा ये कुछ ऐसा होगा ए आर साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग फाई। बोलो ये इसी फॉर्म का आएगा। चलो देखते हैं फिर। तो फेजर बनाओ, यहां पे फेजर बना लो। तो सबसे पहले रेफरेंस फेजर किसको मानोगे? रेफरेंस फेजर किसको मानोगे? जिसका फाई 0 है। तो इसको हमने, आप बोलोगे सर सबका एम्पलीट्यूड आपने ए ही दे रखा है। कोई बात नहीं, ए दिया है तो ए का ही मानो। एक वेक्टर बनाओ ए का, ए ये वेक्टर बना ए। ठीक है, अब दूसरा जो y2 है, देखो यहां +π/3 है, मतलब इस a को 60 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे क्योंकि प्लस है। प्लस होगा तो वो लीडिंग होगा। ठीक है, प्लस होगा तो वो अपना लीडिंग होगा। ठीक है, तुम लोग मिड एग्जाम में बताओ फुल सिलेबस दिए जा रहे हैं स्कूल वाले, बहुत जालिम है। अभी मिड एग्जाम हो रहा है उसमें फुल सिलेबस दिए जा रहे हैं, मतलब पूरी जालिमगिरी स्कूल वाले करते हैं। यहां पे प्लस जैसे प्री बोर्ड का सिलेबस है, जैसे अब ये बोर्ड वोर्ड का लोड ना लो, बोर्ड वोर्ड का लोड ना लो। आपके बाद तो मुझे लगता है जो बैच आएगा वो 2-2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे छोटे छोटे में, तो बोर्ड का हुआ खत्म ही है। ये अपने पास ए है, अब यहां +π/3 है, तो +π/3 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ऐसे, देखो। ठीक है, और इसको भी ए ही बोला, ए ही है इसका मैग्नीट्यूड, ये 60 डिग्री है। दूसरा देखना जरा, -2π/3 है ना, -2π/3, -2π/3 क्या हो जाएगा? बोलो, नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव में ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा अपना पाई 120 डिग्री है ना ये अपना, तो 120 डिग्री बिल्कुल। तो 120 डिग्री इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो क्लॉकवाइज जब रोटेट करोगे तो कहां पहुंचोगे? क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो थर्ड फेजर कैसे बनाओगे? ये 90 हो गया और इसके साथ एक 30 आएगा, इसके साथ 90 + 30 ना, तो यहां पर जो है कुछ ऐसा होगा। और आपने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज, ये तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये समझ पाए सभी बच्चे? ये समझ पाए क्या सभी बच्चे?
पिछले चैप्टर से एज सच कोई बहुत लिंक नहीं है भाई, बस ओम्स लॉ और ये सब चीजें, केवीएल केसीएल यही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, केवीएल केसीएल ओम्स लॉ यही सब यूज होगा, इजिली समझ सकते हो। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री, तो ये सभी बच्चों को फेजर क्लियर हो गया। आंसर कमेंट करके बताइए, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। अरे रोहित और विराट भैया से तुम्हें एक्सपेक्टेशन था, तो तुमसे भी बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन बैठे हुए हैं, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी, मतलब पड़ोसी का भी अच्छा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखते। वो ये लेके बैठे हुए हैं कि जब तुम्हारा रिजल्ट आए और हम चाय पीने आए और पूछे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, तो तुम बोलो नहीं। ऐसा पड़ोसियों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है, और खासकर तब जब तुम्हारे पड़ोसी में कोई आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहा हो। ठीक है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करो। रोहित भैया और विराट भैया तो अभी बढ़िया चाय पानी पी रहे होंगे, उनको छोड़ो, उनकी मैच की फीस उनके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगी। तो यहां पे अब बताओ बच्चों की यहां पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट निकाल सकते हो, वेक्टर का रिजल्टेंट लेना आता है। आप बोलोगे सर यहां तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगाएं, अरे मत लगाओ। 60 डिग्री के ऑपोजिट बनेगा क्या, देख लो एक बार। 60 डिग्री के ऑपोजिट बनेगा क्या, प्लस पाई बाई 3 है, तो ये तो 60 हो गया। इसको आप 120 से रोटेट करोगे ना, तो इसको 120 से रोटेट करोगे तो 90 तो यही हो गया मेरे भाई, और 30 होगा ना, तो ये 60 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, 60 के अपोजिट नहीं बनेगा भाई। 60 के अपोजिट कहां बनेगा, अगर 60 के अपोजिट बनता तो 90 प्लस 60 ये 150 डिग्री एंगल होता। 150 डिग्री एंगल होता तब तो डायरेक्ट कैंसिल होता। यहां पे मैंने 120 डिग्री दिया है, देखो। अरे भाई यहां पे 120 डिग्री दिया है, तो इसको तुम रोटेट करोगे रेफरेंस से, तो यहां आ गए 90, और फिर और 30 तो रोटेट करोगे। ये क्यों बोल रहे हो कि 60 के जस्ट डायरेक्टली अपोजिट होगा, डायरेक्टली कैंसिल बोल रहे हैं बहुत बच्चे। ये क्लियर है कि नहीं सभी को, बोलो। तो ये एंगल 120 होगा, ये 60 होगा। हाँ ये बोल सकते हो कि ये 60 होगा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। आप चाहो तो इस एंगल से ये 60 होगा, ठीक है, ये वाला एंगल 60 होगा। अच्छा ये 60 होगा तो हाँ वर्टिकली अपोजिट आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग। ये जो है ये 120 है, तो ये 60 ही तो आ रहा है, तो 60 आ रहा है तो ये इसके एंटी होगा। ठीक है, सही बोल रहे हो। मैंने मतलब बनाया ऐसा है कि वो अलग लग रहा है, बट एंगल सही आ रहा है। ये ऐसा बनना चाहिए कायदे से। अब ठीक है भाई, ये ऐसा बनना चाहिए, ये 60 और ये पूरा हो जाएगा 120, है ना। ये 120 होगा और ये हो जाएगा अपना 60। ये ए, बोलो तो खुश हो जाओ। ठीक है, अब खुश हो जाओ तुरंत। आप इसमें तो कंपोनेंट लेने की भी जरूरत नहीं है, ये ए और ए कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट ए आर जो है ए ही आ गया, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। रिजल्टेंट ए आर जो है अपना, रिजल्टेंट ए आर जो है ए आ गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट ए आर जो अपना होगा वो ए होगा, और फाई कितना होगा, फाई 0 डिग्री होगा। फाई अपना कितना होगा, 0, रिजल्टेंट यही बचेगा ना केवल, तो फाई जो है 0 डिग्री होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ इजी तो हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आप लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी, एक ही बच ही जाएगा, बस एक ही बचेगा। ठीक है, तो फाई अपना 0। तो आप लोगों को मतलब अब ये क्लियर हो गया कि कैसे हम दो साइनसोइडल फंक्शन को फेजर मेथड से जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को
थोड़ा और चेंज कर लें, एक और कर लें कंपोनेंट वाला। मान लो y इज इक्वल टू आ गया 2a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। दूसरा ले लेते हैं y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। और तीसरा ले लेते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3। चलो ये ले लेते हैं। तो आप कर सकते हो इजिली, अब तो कर सकते हो सब लोग, ठीक है। तो इसमें जो फेजर बनाओगे, रेफरेंस फेजर आपका ये होगा ए, और ये है 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे कर दिया। और तीसरा भी प्लस में ही है 2 पाई बाई 3, तो 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री मतलब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा, तो बचेगा इधर 60 डिग्री, है ना। तो ये फेजर बनेंगे, सभी ए ई ही हैं। ये अपना हो जाएगा कितना, 30 डिग्री बोला है, ये बोला गया है 120 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो अब इसका फेजर बना लो, रिजल्टेंट का फेजर बना लो, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो फॉर्म होगा, ये सभी को पता है कि जो वाई आर आएगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3। उसको y3 कर लो, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। तो वाई आर जो होगा वो हो जाएगा कुछ इस फॉर्म का, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई का फॉर्म होगा। तो ए आर यहां से आप निकाल सकते हो कंपोनेंट लेके, कंपोनेंट लोगे तो आपको कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, यहां पे एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या क्या मिल रहा है, ए और क्या है, ए कॉस 30 डिग्री। दूसरा कंपोनेंट अपने पास है इधर ए कॉस 30 डिग्री, और इसका आ जाएगा ए साइन 30 डिग्री, ए कॉस 60 इधर आएगा, ए कॉस 60। ये अपने पास है ए कॉस 30, और ये हो जाएगा ए, ठीक है। और y डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, तो y डायरेक्शन में दो कंपोनेंट मिलेंगे, ये 30 का है तो a cos 30, तो इधर a sin 30 और इधर a sin 60। तो दो कंपोनेंट इधर भी मिलेंगे वर्टिकल में, तो ये अपने पास हो जाएगा a sin 30 और एक कंपोनेंट होगा a sin 60। बोलो, ठीक है बच्चों। तो यहां से अब आप रिजल्टेंट तो निकालना सभी बच्चों को आता है। रिजल्टेंट के लिए ax जो होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस √3 a प्लस √3a/2, और ये है इधर -a/2, -a/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3a/2 प्लस a/2, तो √3 प्लस 1 a/2, चेक करिएगा, √3 प्लस 1 a/2। ay जो हो जाएगा वो अपने पास आएगा √3 a/2 a साइन 60 प्लस a/2 प्लस a/2। तो ये भी वही आ रहा है क्या, √3 प्लस 1 a/2। आई थिंक ax और ay इक्वल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई रॉनिक, बहुत बढ़िया। तो ax और ay अपने पास आ गया। तो रिजल्टेंट जो फेजर होगा अपना वो यहां पे अब आप दिखा सकते हो, इनका जो भी रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फेजर जो बनेगा वो आप लिख सकते हो, ए आर आप लिख सकते हो, ए आर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो जब अंडर रूट करोगे तो इनका स्क्वायर करोगे तो आएगा यही √3 प्लस 1 a/2।
और √2 भी आएगा ना, फिर √2 भी आएगा। भाई इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो एक √2 भी आएगा, यहाँ पे एक √2 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक √2 भी आएगा, √2a/2 √3+1। तो फाइनली, अच्छा फाई तो सभी बच्चे समझ रहे हैं क्या होगा, फाई 45 डिग्री होगा, ax और ay सेम है, तो tan फाई जो होगा वो ay/ax, तो फाई जो होगा वो 45 डिग्री होगा, π/4। तो वाई आर आप लिख सकते हो यहां से √3+1 √2a/2। अच्छा, ये √2 से √2 भी कैंसिल कर लेते हैं, तो यहां पे a/√2 लिख लेते हैं, a/√2 है ना, साइन ओमेगा टी, और प्लस π/4 होगा, माइनस भी हो सकता था, रिजल्टेंट इधर ही जाएगा प्लस π/4, तो रिजल्टेंट प्लस π/4 होगा। क्लियर है बच्चों? तो एंगल 45 डिग्री होगा फाई का, फाई मिल जाएगा। तो सभी बच्चे अब साइनोसोडल फंक्शन इजीली ऐड कर सकते हैं, है ना, इजीली ऐड कर सकते हैं। तो कल जो हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया था उसको बहुत आसानी से भी कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने इस मेथड से भी ओरली आपके लिए अब आप कर सकते हो। कल जो हम लोगों ने किया था ये क्वेश्चन, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप, एक तरीके से ये दो साइनोसोडल फंक्शन का एडिशन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या। देखो फेज तब तक कंपेयर नहीं कर पाओगे जब तक दोनों या तो साइन में ना हो या दोनों कॉस में ना हो, तो ये इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लो, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ऐसे लिख सकते हो। अब आप कंपेयर कर लो, ये रेफरेंस हो जाएगा, तो इसका फेजर जब बनाओगे तो ये I1 होगा, और जो I2 है वो π/2 इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, ये फाई हो जाएगा, π/2 एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये अपना I1 और ये I2, तो रिजल्टेंट फेजर आप इजिली यहां से बना सकते थे जो हम लोगों ने कल किया था। तो रिजल्टेंट जो होगा, हम लोगों ने मैथ से किया था, ये रिजल्टेंट जो होगा इनका आई आर मैक्स मतलब, है ना, तो आई आर का एम्पलीट्यूड जो होगा IR मैक्स, तो वो क्या हो जाएगा, √I1² प्लस I2²। आपको RMS वैल्यू चाहिए था, तो IRMS जो होगा, है ना, मतलब इन दोनों का जो RMS वैल्यू था वो इसका √2 टाइम्स हो जाएगा। तो IRMS जो हो जाएगा वो हो जाएगा I रिजल्टेंट का जो पीक होगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2। तो यही चीज आप यहां से कर सकते थे। तो कैसे भी करिए, आपको इसके एक मेथड अभी और भी बताया था। दोनों वेक्टर के बीच अगर माइनस रहे, दोनों वेक्टर के बीच अगर माइनस रहेगा तो आपको पाई कर देना होगा। देखिएगा, अगर दोनों वेक्टर के बीच में माइनस बोल रहे हो, जैसे कि I1 साइन ओमेगा टी माइनस आप बोल रहे हो ना, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको तो पहले कॉस रहे और ये माइनस, तो आप यहां माइनस ये π/2 करिएगा। ठीक है, इसको आपको मतलब प्लस बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये साइन और ये भी साइन बना के फाई कंपेयर करना पड़ेगा। माइनस होगा, है ना, माइनस होगा मान लो, तो आप पाई माइनस थीटा कर सकते हो, उसके बाद फिर π/2 कर सकते हो। चलिए, तो अब अपने लौटते हैं सिंपल एसी सर्किट पे। तो हम लोग बात कर रहे थे प्योरली रजिस्टिव सर्किट। आपको थोड़ा मैंने पिछला बैकअप दिया जिससे आपको यहाँ इजी हो। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में सभी बच्चे अब यहां से बता सकते हैं कि फाई यहां पर 0 है। यहां पे सभी बच्चे बता सकते हैं कि फाई यहां पे 0 है। इन दोनों के बीच में कोई भी इनिशियल फेज कांस्टेंट नहीं है ना। फेजर ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लस फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप उसको प्लस फंक्शन में देखिए, आप ये कह रहे हो ना, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा,
तो आप इसको एक में बना सकते हो ना, ए साइन थीटा प्लस बी साइन पाई प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। तो अब एक तरीके से एक अपने पास फाई हो गया, इसका फाई अगर 0 है तो इसका फाई कितना हो जाएगा, इसका फाई पाई हो जाएगा, है ना। वहां से आप कर सकते हो, ये मैं कह रहा था। ठीक है, आप इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हो प्लस में, और उसके लिए एंगल लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट में यहां पर फाई अपना क्या है, 0 है। तो आपने क्या सीखा कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। आप यहां से एक स्टेटमेंट डिलीवर करने जा रहे हो, वो ये है कि इन प्योरली रजिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रजिस्टिव सर्किट ईएमएफ, मतलब वोल्टेज, यहां ईएमएफ बोलना ठीक नहीं है, यहां वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज, बोथ आर इन द सेम फेज। तो ये सेम फेज में होंगे। ठीक है, आप इसका फेजर बना सकते हो, सभी बच्चे इसका फेजर बना सकते हो। क्या होगा फेजर, बोलो। अपना ईएमएफ अगर ये है, ईएमएफ ई है, ई नॉट इसका एम्पलीट्यूड है ना, तो एम्पलीट्यूड ई नॉट का आपने एक फेजर बनाया वेक्टर, और ये आई नॉट का जो बनाओगे, तो आई नॉट के लिए भी जो बनाओगे तो आई नॉट भी ऐसा ही होगा। आई नॉट भी ऐसा ही होगा। बताओ, दोनों सेम फेज में, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे, तो बोथ आर इन द सेम फेज। तो आप इसको इस तरीके से फेजर की तरह दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये अपना प्योरली रजिस्टिव सर्किट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जो होगा वो कैसा होगा, देखो, तब एक अपने पास कैपेसिटर होगा और उसको चार्ज करोगे एक साइनोसॉइडल एसी सोर्स से, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। यहां से करंट जाएगा, यहां पे चार्ज होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपेसिटेंस है ये सी किसी इंस्टेंट पे। ठीक, तो अब आप यहां से जो है करंट भी लिख सकते हो। करंट क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, जो भी यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। कैपेसिटेंस इसका सी है ना। ठीक है, कैपेसिटेंस सी ले लेते हैं। तो चलिए केवीएल लगाते हैं, तो केवीएल लगा के करंट निकालते हैं। तो यहां से क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। ठीक है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी। क्यू को और क्या लिख सकते हो, देखो, आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, आई जो अपना होगा वो डी क्यू बाई डी टी होगा। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो, बेटर है कि आप इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। आपको आई चाहिए ना, आपको आई चाहिए, तो आप दोनों साइड क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहां आएगा ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 1/c डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी को तुम क्या लिख सकते हो, आई। तो यहां आ जाओ, तो इसको आपने आई लिख दिया और इसको इधर नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी।
ऐसे लिख सकते हो, और थोड़ा सा एडजस्ट करो, ई नॉट अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब ये जो v बाई आर आप बोलते हो, I इक्वल टू वी बाई आर बोलते हो ना, तो यहां पर अब देखो कि एक तरीके से ये जो आपके लिए एक नया टर्म सीखने को मिलने वाला है, ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, ये इस सर्किट का एक तरीके से रेजिस्टेंस है। आम भाषा में आप इसे बोल सकते हो, इस कैपेसिटिव सर्किट का ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, डायमेंशन से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी इज बेसिकली जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस, जो प्योरली रेजिस्टिव में ई बाई आर आता था, यहाँ पे ई बाई आर आता था, तो यहाँ पे ई बाई अब 1 अपॉन ओमेगा सी है। तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी जो है अपना क्या है, ये कैपेसिटिव सर्किट का एक तरीके से रेजिस्टेंस है, जिसको आप रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो यहां पर आप इसे बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका यूनिट जो होगा वो अपना क्या होगा, ओम, यूनिट इसकी ओम ही होगी, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, यूनिट इसका ओम ही होगा। ठीक है, और ये रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, तो ये कैपेसिटिव सर्किट का रिएक्टेंस है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी बात आप यहां पे और देख रहे हैं कि यहां आई में कॉस है और ईएमएफ में अपना साइन आ रहा है, तो इसको अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ। तो आपने एक बड़ी चीज देखी और क्या नोट किया आपने कि जो करंट है और जो ईएमएफ सोर्स है, दोनों में आपने क्या मेजर किया, आपने देखा कि जो अपना करंट है, फेजर बनाओगे, अब यहां पे जब फेजर बनाओगे तो क्या देखा आपने कि करंट इज लीडिंग, यहां फाई की वैल्यू क्या है, प्लस पाई बाई 2, मतलब ईएमएफ से जो अपना करंट है वो लीड कर रहा है, ईएमएफ से जो अपना करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने से लीड कर रहा है, पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। फाई यहां पर पूरा क्या है, यहां फाई का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये जो फाई का रोल है, पाई यहां पे प्लस पाई बाई 2 है। इससे आपको क्या समझ में आता है, ये क्या आपको बताना चाह रहा है कि करंट लीडिंग द वोल्टेज, प्लस है तो लीडिंग है, लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इसका ये मतलब है ना, करंट लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इसका ये मतलब है। तो क्या हम लोग इसका फेजर बना सकते हैं अब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का? तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमने ये देखा कि E अगर हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो अपना I जो है वो है ई नॉट अपॉन एक्सी, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मानते हो? ये दो चीज आपने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए हम कर रहे हैं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हमें ये दो रिजल्ट मिला, और जिसमें हमें ये भी पता चला कि एक्सी है 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी अपना है 1 अपॉन ओमेगा सी। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए जैसे डेरिवेशन चल रहा है, इसमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि मैं सारे पीवाईक्यूज आपको एडवांस के करा दूंगा इस चैप्टर के, आपको पता चल जाएगा लेवल, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है एज इट इज पूछा जाएगा। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? वी कैन टेक पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। नहीं, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी करोगे, देखिए ये गलती ये होगी कि अगर आप पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी करोगे मेरे भाई, तो इसको आपको फाई इधर लेके आना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
ठीक है, तो ये जो माइनस साइन है और इधर एक माइनस है, इसको आप कंपेयर कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई। देखिए आपने जो पूछा है, आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूं। ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस पाई, ये लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा। तो जब आप ऐसा करोगे तो एक्चुअल फेजर जो है फिर से आपको वही मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल फेजर फाई ही मिलेगा। शायद समझ गए होंगे जिसका जो डाउट है। अभिनव, आपका डाउट है प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। आपको क्लियर है ये बात कि हम लोग पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी करेंगे तो फिर यहां पे हमें इस फॉर्म में लाना होगा। ओमेगा टी पहले होगा, फाई इधर आएगा, तो उसके लिए माइनस कॉमन लेना होगा, फिर उसको पाई लिखना होगा और यहां पाई बाई टू आएगा। तो अभिनव, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम इसीलिए इसको करेंगे भी तो हमें पाई बाई टू मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे फेजर की बारी है, फेजर बनाते हैं। तो सभी बच्चे फेजर बना सकते हैं। देखिए अब फेजर बनाने में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो कई किताब देखते हैं, कई किताब में उनको फेजर अलग अलग दिखेगा। क्या होता है, दो टाइप की चीजें हो सकती है, मैं वो भी यहां क्लियर कर दे रहा हूं। आप रेफरेंस किसको मान रहे हो? ठीक है, अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस मान रहे हो, अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस मान रहे हो तो उसको बेस मानोगे। ठीक है, उसको बेस मानोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर करंट देखोगे। अगर आप करंट को रेफरेंस मान रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ रोटेट करोगे। तो मैं दोनों बना के दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए आपने क्या किया, ये जो एक्स एक्सिस है, मैं जो करता हूं वो पहले बता दूं। मैं हमेशा क्या करता हूं, करंट को हमेशा यही मानता हूं। रेफरेंस फेजर में मैं करंट को रेफरेंस लेके चलता हूं, तो करंट को मैं हमेशा रेफरेंस फेजर मानता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे करंट के लिए बना दिया, ये अपने पास हो गया आई, दिख गया। तो अगर आई मैंने यहां बनाया है तो मुझे ई का एम्पलीट्यूड किधर बनाना चाहिए? आप खुद सोचो कि अगर मैंने आई नॉट इधर बना दिया है तो मुझे ई नॉट किधर बनाना चाहिए? जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है, आई नॉट, अरे भाई माइनस में नहीं कर सकते, आपको अभी तो बताया माइनस होगा तो मतलब एक पाई का फेज है। अगर आप जो है माइनस कर रहे हैं, देखिए आप यहां पे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्या ये सेम फेज में? क्या ये सेम फेज में? नहीं, क्योंकि y2 को आप लिखोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तब जाके आपको दिखेगा कि अच्छा इनमें अगर ये माइनस है, बाकी सब यहां 0 0 नजर आता है, यहां माइनस है, इसका मतलब इन दोनों में पाई का फेज है, इन दोनों में पाई का फेज है भाई। ठीक है, तो अब आई थिंक क्लियर होगा। तो यहां सभी बच्चे बता सकते हैं कि अगर मैंने रेफरेंस आई नॉट को यहां लिया है तो मुझे ई नॉट कहां बनाना चाहिए? मुझे ई नॉट बनाना चाहिए नीचे, क्योंकि वो लैग कर रहा है, तो मुझे ई नॉट बनाना चाहिए नीचे क्योंकि वो लैग कर रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? और ये पाई बाई टू से लैग कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया। फेज डिफरेंस जीरो कहां है मेरे भाई? फेज डिफरेंस तो पाई बाई टू है, जीरो कहां है? आई नॉट और ई नॉट, तो मैंने रेफरेंस यहां पे अगर लिया तो मैं फेजर ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, फेजर जब मैं ऐसे बना सकता हूं तो दूसरा देख लीजिए, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी। इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं दोनों चीजें आपको बता दे रहा हूं कि अगर मैं इसको ई नॉट लेता हूं, इसको मैंने ई नॉट लिया तो मुझे आई नॉट बनाना चाहिए इधर, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, लीड कर रहा है। तो आई नॉट इधर बनाना चाहिए, ये इस तरीके से पाई बाई टू से लीडिंग करेगा। तो यहां भी लीडिंग है, यहां भी लीडिंग है, तो आप अगर इसको रेफरेंस ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली वो चीज आपको मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अपने पास ये अगर आई नॉट होगा तो इसको हम रोटेट करेंगे कितना?
ये एक तरीके से अगर हमने इसको रेफरेंस ले लिया तो ये -π/2 है एक तरीके से इसके लिए। अगर ये यहाँ पे इसको मैंने जीरो को मतलब ओमेगा टी प्लस π/2 को मैंने जीरो ले लिया, तो आपको जो समझ पाए आप समझ लीजिए। तो मैंने ये अगर आपने ईएमएफ को इधर लिया है तो आई नॉट, ये तो सीधा है, आपने इसको प्लस π/2 तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो यहां से आपको समझ में आता है कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2। दोनों से आपको यही दिखता है, दोनों से आपको यही दिखता है कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2 इन कैपेसिटिव सर्किट। मतलब यहां प्योरली लिखना जरूरी है, क्योंकि केवल कैपेसिटिव हो तब ऐसा होगा। तो इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2 मतलब 90 डिग्री से लीड करेगा। ठीक है, 90 डिग्री से लीड करेगा। तो ग्राफ आप बना लेंगे, आप लोग ग्राफ बना लेंगे, है ना। एक कोसाइन फंक्शन होगा तो दूसरा साइन फंक्शन होगा, एक कोसाइन फंक्शन होगा तो दूसरा साइन फंक्शन होगा। तो ग्राफ भी इजीली बना ही लेंगे दोनों का। अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे तो इजीली बना सकते हो। एक कोसाइन फंक्शन है तो दूसरा अपना क्या होगा, साइन फंक्शन होगा, है ना। जैसे ई नॉट अपना ये साइन फंक्शन है। ठीक है, ये साइन फंक्शन होगा, तो ये अपना जो होगा करंट जो होगा वो क्या होगा, कोसाइन फंक्शन होगा। तो ये सब ग्राफ तो आप इजीली बना लोगे, आप लोगों को ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये अपने पास पाई पे थोड़ा मैक्सिमा दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो एक कोसाइन फंक्शन होगा तो दूसरा अपना साइन फंक्शन होगा। क्लियर है। तो कैपेसिटिव सर्किट के बारे में सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट इज ऑलवेज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2। ठीक है, करंट ऑलवेज लीडिंग द वोल्टेज, है ना, करंट ऑलवेज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2। नेक्स्ट देखते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट की अगर बात करो तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, एक अपने पास इंडक्टर होगा और एक अपना एसी सोर्स होगा। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे करंट आएगा, तो ये सभी बच्चों को पता है कि यहां बैक ईएमएफ से LdI/dt की बैटरी होगी। EL जो क्या होगा, LdI/dt। तो अगर आप यहां पे केवीएल यूज करते हो तो आएगा अपने पास ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो भी ड्रॉप होगा वो इसी के बराबर होगा, है ना। ये प्लस से माइनस, तो -LdI/dt इक्वल टू 0। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू LdI/dt। ठीक है, तो यहां से आप इसको इंटीग्रेट करोगे, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू DI। तो ये 0 से I और 0 से T, तो हमें करंट मिलेगा E नॉट अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी विथ माइनस साइन। तो माइनस
ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। बोलो। अच्छा यहां पे 0, और इसकी लिमिट भी होगी ना अभी 0 से t, तो आई आएगा अपने पास माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, है ना, -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू समथिंग, ये हो जाएगा अपना 1 ई नॉट बाई ओमेगा एल, कोई कांस्टेंट होगा ये, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है। इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन एसी एसएचएम, हाँ भाई सबका संगम आप करा सकते हो, साइंस है ना। ठीक है। तो यहां पर अपने पास ई नॉट ओमेगा एल, देखिए एक बात और जान लीजिए कि कोई भी कांस्टेंट अगर मैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक पुरानी बात बता रहा हूं 11th की, जो बच्चे पढ़े हैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी, इसको अगर मैं y इज इक्वल टू सम k प्लस ए साइन ओमेगा टी कर दूं तो क्या ये साइनोसोडल फंक्शन नहीं रहेगा? कमेंट करके बताइए। ये कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट को ऐड करने से, किसी कांस्टेंट को साइनोसोडल फंक्शन में ऐड करने से उसका नेचर चेंज नहीं होता, वो अभी भी साइनोसोडल ही होता है। अंतर ये होता है कि उसका मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे t इक्वल टू 0 करो तो y 0 होगा, तो y 0 अपना मीन पोजीशन होगा। बहुत बढ़िया भाई थोइन, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बस अंतर क्या है, इन दोनों में फाई का कोई अंतर नहीं है, यहां अंतर बस ये है, फेज में कोई अंतर नहीं है, यहां अंतर ये है कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये अपना मान लो सेकेंड फंक्शन है। तो फॉर फर्स्ट फंक्शन मीन पोजीशन इज 0, ओरिजिन अपना मीन पोजीशन है, बट फॉर सेकेंड फंक्शन मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया है। मीन पोजीशन अपना कहां पर है, k पर है। ठीक है, ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, k पर। तो दैट इज द फंडामेंटल थिंग कि अगर आप किसी साइनोसोडल फंक्शन में, ये ग्राफ बिल्कुल आप शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ कर सकते हो। इक्वेशन 1 रॉन्ग है, कौन सा इक्वेशन 1 रॉन्ग है, कौन सा इक्वेशन 1 कह रहे हो रॉन्ग है? ये तो मैंने बस ऐसे ही लिया हुआ है, क्या रॉन्ग क्या है इसमें, मैंने मान लिया, कुछ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि किसी साइनोसोडल फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करोगे तो उसका मीन पोजीशन शिफ्ट होगा। अरे y का मतलब नहीं y का मतलब बस डिस्टेंस लिया, आप उससे परेशान मत होइए। इसको x कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप x कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको x1 x2 कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अपने पास सभी बच्चे समझ रहे हैं कि ये भी एक एसएचएम ही होगा, है ना, ये कांस्टेंट है, इतना टर्म ये कांस्टेंट है, ये अपने पास कांस्टेंट है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस माइनस को और क्या लिख सकते हो, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, है ना, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट सी, इसको हम कांस्टेंट सी लिख सकते हो, या फिर इसको और लिख सकते हो ई नॉट बाई ओमेगा एल, है ना, और क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये लिख सकते हो, अभी अभी किया हम लोगों ने, प्लस सी। तो अब आपको दिख रहा है कि जो करंट है, करंट का फंक्शन ये दिख रहा है, और जो वोल्टेज या ईएमएफ है वो ये है। तो इन दोनों से आपको क्या पता चला, यस एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन है। ठीक है, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन है, बिल्कुल। तो यहां पे ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस सी, ये क्लियर है। तो इन दोनों से, इन दो इक्वेशन से सभी बच्चे बता पाएंगे कि इन दोनों में आपको फाई का क्या नेचर दिखता है।
ठीक है, फाई से क्या समझ में आता है कि यहां पर फाई जो है -π/2 है। देखिए तो फाई यहां पर कितना है, -π/2। तो फाई यहां पर -π/2 है। इससे क्या समझ में आता है कि करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यहां से आप यही तो बता पा रहे हो कि करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट lagging the voltage by π/2। तो π/2 से वो लैग करेगा, या वोल्टेज इज लीडिंग, जो भी बोलो, ठीक है। तो अब इसका फेजर भी बना सकते हो सभी लोग। इंडक्टिव सर्किट में हमें ये मिला, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमें क्या मिला कि अगर E जो है अपना E0 sin ओमेगा टी है, तो जो अपना I है वो है I0 sin ओमेगा टी -π/2, जिसमें I0 के बारे में वो E0 अपॉन ओमेगा एल है, जिसमें ओमेगा एल आपके लिए एक नया टर्म है। ओमेगा एल अपॉन इसे हम एक्सएल कहेंगे। एक्सएल मतलब ओमेगा एल। ये क्या है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट है ना, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। ये अपने पास क्या कहलाएगा, ये ओम के तरीके से, रेजिस्टेंस के तरीके से ही होगा। इसका नाम है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। तो ये इंडक्टिव सर्किट का रिएक्टेंस बोला जाएगा, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। तो पीक वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, E0 अपॉन रिएक्टेंस। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ हेरफेर होगा नहीं। अगर आप फेजर की बात करते हैं, तो यहां पे अगर आप फेजर की बात करते हैं, तो फेजर आप उसी तरीके से बना सकते हैं। आपने किसको रेफरेंस लिया है, अकॉर्डिंगली आपने अगर ईएमएफ को रेफरेंस लिया है, अगर आपने ईएमएफ को रेफरेंस लिया है, देखिए E0, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, E0 है तो ये माइनस है, मतलब आई जो होगा वो किधर होगा, आई अपना इधर होगा, है ना, लैग करेगा π/2 से। तो ये अपना I0 होगा, ये E0 होगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, है ना, आप उल्टा भी कर सकते हो। ये भी ट्रू है कि अगर आपने I को रेफरेंस लिया है, I को यहां में लिया है, तो इसको E जो है लीड कराओगे, तो एंटी क्लॉकवाइज π/2 से इसको रोटेट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट करोगे E को π/2। क्लियर है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ले रहे हैं। तो ये दोनों ट्रू है। नेक्स्ट है, अगर इनकी कॉम्बिनेशन की अब बात करें, देखिए मैंने अभी आपको 3 सर्किट बताए, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली रेजिस्टिव। तो इसमें हम लोग केवीएल लगा के बहुत आसानी से फंक्शन बना सकते थे, बना लिया। बट अगर कॉम्बिनेशन है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उसको इंटीग्रेट करके निकालना बहुत टफ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेजर यूज करेंगे। जैसे पहला सर्किट लें कॉम्बिनेशन में, तो पहला सर्किट ले रहे हैं, मान लो आरसी सर्किट। आरसी डीसी सर्किट आपने पढ़ा ही है, यहां पे हम पढ़ रहे हैं आरसी सर्किट। एसी में आरसी सर्किट मतलब रेजिस्टेंस आरसी सीरीज, ये भी ध्यान रहे, आरसी सीरीज सर्किट। यही आपके कोर्स में है। हालांकि मैं पैरेलल का भी आपको हैंडल करने का तरीका सिखा दूंगा, बट ठीक है, कहीं मान लो एडवांस में पूछ दिया जाए, बट जनरली अभी तक नहीं आया है, सीरीज ही पूछे। आरसी सर्किट, आर एंड सी इन सीरीज।
तो अब क्या होगा कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है और एक कैपेसिटर भी है, और ये कनेक्टेड है अपना एसी सोर्स से। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां से करंट है, तो करंट तो सीरीज में सभी बच्चों को पता है सेम ही होगा। ये अपना होगा वोल्टेज, ये आर है ये सी है, तो यहां पे वी आर वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये अपने पास वीसी होगा। अब जो गलतियां हो जाती हैं बच्चों से एसी और डीसी में जो नहीं समझ पाते उसको ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, यहां पे आप ये नहीं बोल सकते, यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि दिस वी आर और वीसी इक्वल टू दिस वन, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये आप यहां नहीं बोल सकते। ये कितने बच्चों को थोड़ा फील हो रहा है? वी आर और वीसी इक्वल टू दिस वन, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस, जो आप करते आए भी हो, क्या ये हम कर सकते हैं? इस पर अभी और बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसको हैंडल कैसे करें, आई कैसे निकालें? तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आई निकालने के लिए आप पहले फेजर डायग्राम का हेल्प लेंगे, क्योंकि अब यहां डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा होगा, समझ रहे हैं? यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो आप इसको फेजर से सॉल्व करेंगे। फेजर से क्या करेंगे आप? फेजर से इनका इंपीडेंस फेजर बनाना सीखेंगे। देखिए मैं बना रहा हूं, इंपीडेंस मतलब जो भी अपने सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, मतलब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर रेजिस्टेंस आर हमेशा, अगर आप ध्यान से सुनिए, अभी आपने सब बारी बारी से पढ़ा, अगर मैं यहां पे रेफरेंस मैं आई नॉट को रेफरेंस लेके चलूंगा हमेशा, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, मैंने रेफरेंस यहां पे रेफरेंस आई नॉट को लिया है, आई रेफरेंस लिया है, आई मैंने रेफरेंस लिया है, देखिएगा ध्यान से। तो अभी मुझे बताओ, इसे भूल जाओ, अभी आपने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या पढ़ा था कि जो अपना रेजिस्टेंस और करंट है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, मानते हो? तो अगर वो दोनों सेम फेज में होते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो होगा, जो ड्रॉप होगा, है ना, आई आर का जो ड्रॉप होगा वही तो ईएमएफ होगा। जो आई आर का ड्रॉप होगा, आई आर का ड्रॉप होगा वही वोल्टेज होगा वी आर, वही वोल्टेज होगा वी आर। तो आप यहां पर वी आर इस डायरेक्शन में बना सकते हो। वी आर बनाने का मतलब आप इधर एक आर बना सकते हो, रेजिस्टेंस। यहां इंपीडेंस फेजर बना रहा हूं, फिर से समझिए मैंने क्या बोला, मैंने क्यों ऐसा बनाया। आर जो है आई की, आई को रेफरेंस लिया है, आर को मैं आई की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि वी आर जो होगा वो आई आर होगा। ठीक है, तो हमारा ये हमें पता है कि जो करंट और वोल्टेज आई एंड वी आर है ना, बोथ आर इन द सेम फेज। ये समझ पा रहे हो? ये सेम फेज में रहेंगे हमेशा, तो इसको पैरेलल बना दिया। ये क्लियर है? इंपीडेंस फेजर बनाना सीख रहे हैं, ये बना लेंगे तो बाकी सब बना ही लेंगे। अब आ जाओ यहां पे, अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि जो ये ईएमएफ है और यहां पे जो करंट होगा, ये दोनों जो है क्या होते हैं कैपेसिटिव सर्किट में, क्या होता है अभी अभी आपने पढ़ा, कैपेसिटिव सर्किट में जो अपना करंट है वो पाई बाई 2 से लैग करता है। करंट अपना पाई बाई 2 से लैग करता है, किससे? वोल्टेज से। मतलब जो वीसी होगा, जो अपना वीसी होगा, है ना, जो अपना वीसी होगा वो क्या होगा, वो पाई बाई 2 यूनिट इसका ड्रॉप। वीसी जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वीसी आप क्या लिखोगे बताओ?
VC लिखोगे आई इंटू इसका रिएक्टेंस XC, ठीक है। VC इक्वल टू आई इंटू XC, ठीक है। XC होता है 1/ωc। तो मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो VC है ये इस I के साथ कितना रखेगा, π/2 का, π/2 का अपना क्या रखेगा, फेज डिफरेंस, ठीक है। और वो फेज डिफरेंस क्या होगा कि करंट अपना जो है लैग करता है। ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। ये देखिए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट अपना जो है π/2 से, सॉरी, करंट अपना π/2 से लीड करता है, करंट अपना π/2 से लीड कर रहा है, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में हमने पढ़ा कि करंट अपना π/2 से लैग करेगा। तो यहां आ जाइए, तो यहां पर आप मुझे बताइए कि जो ड्रॉप होगा, करंट लीड करेगा, तो ड्रॉप आप कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखा सकते हैं, कैपेसिटिव के लिए ड्रॉप ऐसे दिखा सकते हैं? ये पहले बताइए, सब लोग क्लियर है? तो हम लोग XC ऐसे दिखा सकते हैं भाई, इंपिडेंस फेजर में इधर ही ड्रॉप भी होगा, जिधर XC होगा उधर ही ड्रॉप होगा। तो अगर मैंने I को रेफरेंस लिया है तो इधर R दिखाया है, इधर XC दिखाया है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, तो अब हमारे पास इसमें रिजल्टेंट, जो इसका रिजल्टेंट ये XC हो गया, जो क्या कहलाएगा 1/ωc, ठीक है। ये I को मैंने रेफरेंस लिया है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस नहीं बोलते हम, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। तो रिजल्टेंट जो इंपीडेंस होगा वो होगा Z, इसको बोलेंगे Z, नेट इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट Z। तो ये जो Z होगा, जिस डायरेक्शन में Z होगा उसी डायरेक्शन में अपना E नेट होगा। E नेट समझते हैं, ये अपना E0, ठीक है। तो नेट जो Z होगा उसी डायरेक्शन में अपना नेट वोल्टेज ड्रॉप होगा, नेट वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। ये VR और VC, मैं क्यों कह रहा था कि क्या मैं VR प्लस VC को E लिख सकता हूं? क्या VR प्लस VC को मैं E लिख सकता हूं? बताइए, क्या मैं VR प्लस VC को E लिख सकता हूं? अब आप लोग बताइए मुझे, क्या मैं VR प्लस VC को देखकर आप बता सकते हैं? ये हमने इंपीडेंस फेजर बनाया है ऑफ RC सर्किट, इसको आप कहोगे इंपीडेंस फेजर ऑफ RC सर्किट, RC सीरीज सर्किट, जिसमें मैंने करंट I को रेफरेंस लिया है। कोई बच्चा अगर, देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें मैं अगर E को ले लेता, E को यहां पे रेफरेंस ले लेता, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाता, ये फिर ऊपर चला जाता। ये क्लियर है सभी को? अगर मैं E को रेफरेंस ले लेता तो ये अपना ऊपर चला जाता। ये क्लियर है? कैपेसिटिव में जो है लीड करता है, बिल्कुल। तो कैपेसिटिव में अपना करंट लीड कर रहा है। मैं यहां पे रेजिस्टेंस R और XC का ये बनाया है। अब एक चीज बताओ, मैं यहीं पे अगर ये बनाऊं तो किसी को दिक्कत है? यहां पे वोल्टेज ड्रॉप VR भी इधर ही होगा, चलो अलग बना देता हूं, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा। अगर आप VR की बात करो, ड्रॉप अगर लिखना चाहो तो ड्रॉप कैसा होगा बताओ? यहां पे ड्रॉप का फेजर कैसे बनाओगे? VR इधर होगा, VC इधर होगा, जिधर आपने इंपिडेंस बनाया है उधर ही ड्रॉप होगा। तो ये होगा VR, ये होगा VC। VC कितना होगा? I इंटू XC। VR कितना होगा? I इंटू R। और आपने I को इधर, I को रेफरेंस लिया है। आप एक कोई भी रूल फॉलो करिएगा, कोई भी एक रूल फॉलो करिएगा, ठीक है। आप I या E कोई एक करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे।
ठीक है, तो अब यहां से ये बताओ कि जो नेट आएगा, नेट जो ड्रॉप आएगा वो जेड डायरेक्शन में, जिधर नेट इंपीडेंस है उधर नेट ड्रॉप आएगा, जिधर नेट इंपीडेंस है उधर तुम्हारा नेट ड्रॉप आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो नेट ड्रॉप है ये होगा अपना वी नेट। तो ये जो होगा वो हो जाएगा अपने पास, ये z की डायरेक्शन में ये वी नेट होगा। और वी नेट क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा I इंटू जेड। वी नेट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा I इंटू जेड। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप मुझे सभी बच्चे बता सकते हैं कि z की वैल्यू क्या है। z की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये है z नेट इंपीडेंस। जैसे आप दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हो उसी तरीके से, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर ये हुआ z, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जो वी नेट आएगा वो अभी आपने बताया वो होगा I इंटू जेड, दैट इज I इंटू जेड की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। क्लियर है, तो ये अपने पास हो जाएगा वी नेट। तो ये नेट ड्रॉप आप ऐसे लिखेंगे I इंटू जेड करके। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो नेट ड्रॉप होगा वी आर प्लस वीसी होगा। आप यहां से ये बता सकते हैं कि हमारे पास आएगा तो z की वैल्यू हमने लिख ली I इंटू जेड। ये पहले क्लियर है सभी बच्चों को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, I को अंदर ले जाइए तो I स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस I स्क्वायर एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपको वी नेट क्या मिलता है, तो यही गलती लोग करते हैं, वो वी आर स्क्वायर एसी सर्किट है ये, और ये होगा वीसी स्क्वायर, दोनों पाई बाई 2 में है भाई। तो वी आर प्लस वीसी को वी नेट नहीं लिखेंगे, वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर ये हो जाएगा अपना वी नेट, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा वी नेट। ये क्लियर है सभी को। आई जेड कैसे आया, मैं ये बोल रहा हूं ये तो इंपिडेंस फेजर है, मैं आई दोनों में सब में सीरीज में है ना, देखो इसमें भी वही आई फ्लो होगा, इसमें भी वही आई। तो इसका ड्रॉप जो होगा आई आर वो यहां पे ऐसे दिखाया जाएगा, आई इंटू एक्सी जो दिखाया जाएगा वो ऐसे दिखाया जाएगा, या तो ऊपर दिखा सकते हैं या नीचे। अगर मैंने आई को रेफरेंस माना है तो मैं नीचे दिखाऊंगा, अगर मैं ई को रेफरेंस मानूंगा तो ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप कोई एक चीज फॉलो कर लीजिएगा, बुकों में उल्टा भी हो सकता है। अगर मैंने यहां आई को नहीं ई को रेफरेंस माना है तो आपको पता है कि जो ईएमएफ है उससे करंट जो है लीड करेगा। तो जब लीड करेगा और मैंने यहां पे ई रेफरेंस माना है तो मुझे करंट ऊपर दिखाना चाहिए। तो बहुत सारे बुकों में आप देखेंगे कि जो इंपिडेंस फेजर है उसमें एक्सी जो है ऊपर होगा और एक्सी ऊपर होगा, एक्सएल नीचे होगा। तो कोई आप एक चीज कर सकते हैं। आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर वीसी कैसे हुआ, आई स्क्वायर एक्सी स्क्वायर वीसी, अरे भाई इसके क्रॉस का ड्रॉप तो यही होगा ना आपका, जो ये वीसी, इसको आप कैपेसिटर को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाओ जिसका रेजिस्टेंस कितना है एक्सी, ये रिएक्टेंस की तरह से काम करेगा। तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाया गया है भाई, इसमें परेशान हो रहे हो, ओम्स लॉ लगाया गया है, वीसी इक्वल टू आई इंटू इसका रिएक्टेंस एक्सी, ये लिखा भी है। तो यही चीज यहां पे मैंने वीसी स्क्वायर लिखा है। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, तो मेरा आपसे ये कहना है कि इसको एससी वर्मा में भी आप जाओगे तो उन्होंने इसको ऐसे कर रखा है, इंपिडेंस के लिए एक्सी को ऊपर कर रखा है। वो तब होगा जब आपने ईएमएफ को रेफरेंस ले लिया होगा। तो आप किसी एक रूल को फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मेरा आपसे ये कहना है कि अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई, हमने इंपिडेंस निकाल लिया। अब आप बताओ इसका आई लिख सकते हो। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, आरसी सर्किट की बात कर रहे थे हम लोग। तो आरसी सर्किट में हमने क्या क्या देख लिया था कि हमारे पास जो ई था वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक
ठीक है। Z हमने जो इंपिडेंस है वो देख लिया था, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये Z था। तो I क्या होगा, किसी भी सर्किट का जो I होगा, ध्यान दीजिएगा, वो आप जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा होगा किसी भी आरसी सर्किट में और किसी भी एसी सर्किट में। अगर ई ये है तो आई इस फॉर्म का होगा। इसमें तुम्हें दो चीज केवल निकालनी होगी, एक पीक वैल्यू और एक फेज कांस्टेंट। तो इसको निकाल लेंगे तो हम आई भी लिख सकते हैं। जब पीक वैल्यू निकालने की बारी आएगी तो देखिएगा, पीक वैल्यू जो हमेशा होगा वो पीक वोल्टेज अपॉन उस सर्किट का रेजिस्टेंस। उस सर्किट का रेजिस्टेंस यहां पे ये क्या है, इंपीडेंस। जेड अपना क्या है, इंपीडेंस। इंपीडेंस कहते हैं इसको, इंपीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। तो आप जेड, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस की तरह। तो आप पीक वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो ई नॉट अपॉन मॉड जेड, मैं आपको जनरल तरीका बता रहा हूं, ई नॉट अपॉन मॉड जेड आई नॉट होगा, ठीक है। और फाई कैसे निकलेगा, तो फाई फेजर से निकलेगा। अभी आपने फेजर बनाया था, देखिए इधर आपने आर डाला था और ये अपना एक्सी था और ये अपना आर था। तो और ये Z था, जिधर Z होगा उधर नेट वोल्टेज होगा, ये अपना Z था, ठीक है। I को हमने रेफरेंस लिया हुआ है, तो इधर अपना इधर ही E होगा। तो बताओ I और E किधर होगा, E भी इधर ही होगा, नेट जो ड्रॉप होगा जो आपने अभी लिखा है, तो E अपना इधर होगा, ये E होगा और इधर I। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा फाई, यही अपना, इसको अभी मैं हटा दे रहा हूं, ये फाई आप फेजर से निकाल सकते हो। ये फाई जो इंपिडेंस में ये जो फाई होगा यही फेज कांस्टेंट होगा फाई। ये tan फाई से आप निकाल सकते हैं। आई नॉट आपने निकाल लिया, tan फाई इक्वल टू क्या होगा, मॉड है, मॉड लीजिएगा हमेशा, एक्सी अपॉन में आर। तो फाई यहां से निकल जाएगा, tan इनवर्स एक्सी अपॉन में आर। तो ये हो जाएगा फेज कांस्टेंट। ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि जो हमारा करंट है वो नेट ईएमएफ, ईएमएफ तो आप ईएमएफ कह रहा हूं, नेट वोल्टेज जो ई है, मैंने अभी बनाया भी था, ये देखिए यहां बनाया हुआ है ना। नेट वोल्टेज इधर है और यही वो फाई है, यही वो फाई है। तो नेट वोल्टेज करंट से कितना लैग कर रहा होगा, ये क्लॉकवाइज है, तो कितना लैग कर रहा होगा ये आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो फाई हमारा हो जाएगा कि कितना जो है हम अपना नेट ईएमएफ लैग करेगा, वो हमें फाई मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि वो फाई जो है यहां पे, मतलब करंट की बात करो तो करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, ठीक है। तो अगर करंट को आपने इसको ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है तो आप यहां पे पाई जो है, पाई आप इधर कर सकते हो। अगर आप इसी क्वेश्चन में देखो, अगर आप रेफरेंस ई को लेके चलते हो, मैं दोनों फेजर बना दे रहा हूं, अगर आप ई को रेफरेंस फेजर लेते हो तो इंपीडेंस फेजर कैसा बनेगा वो देख लीजिए। आर तो ऐसा ही रहेगा, एक्सी इधर होगा, ठीक है, एक्सी इधर होगा, आर इधर होगा। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप रेफरेंस किसको लेके चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आप इसी को लेके चलिए, ई को, कोई दिक्कत नहीं है। ये Z हो जाएगा, ये अपना Z हो जाएगा और ये हो जाएगा फाई, ये हो जाएगा फाई, ठीक है। तो यहां पे अब प्रॉब्लम ये है, देखो
थोड़ा सा आपको दिक्कत ही होगा कि अगर आपने रेफरेंस इसको लिया है ना, मैं क्यों लेके नहीं चलता हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप रेफरेंस इसको लेके मैं क्यों नहीं चलता हूं, यहां पे परेशानी होती है। क्या परेशानी होगी, देखो कायदे से देखा जाए कि यहां पे रेफरेंस आपने अगर ई को ले लिया तो नेट नेट वोल्टेज ड्रॉप इधर ही होगा भाई, नेट वोल्टेज ड्रॉप इधर होगा, ठीक है। तो नेट वोल्टेज ड्रॉप इधर है और नेट वोल्टेज ड्रॉप एंटी क्लॉकवाइज है फाई। तो आपको ये फिर याद रखना पड़ेगा कि जो अपना आई है, आई को हम कहां लेके चलेंगे, आई अपना जो होगा ये tan फाई है, तो ये ई जो है अगर इसको रेफरेंस ले रहे हो ई को, तो प्रॉब्लम ये है कि जो नेट ई होगा, करंट अपना किधर होगा, करंट फिर हमने π/2 से इधर किया हुआ है तो करंट अपना इस तरफ होगा, ठीक है। करंट π/2 से होता प्योरली कैपेसिटिव में, अब करंट इधर है। तो जनरली क्या होता है कि करंट हमेशा z की डायरेक्शन में तो होगा नहीं, ड्रॉप हमेशा z की डायरेक्शन में होगा। इसीलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है। बाकी बुकों में दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मैंने आपको बता दिया, बस फेजर चेंज होगा और कोई बात नहीं है। तो मैंने ये लिया हुआ है। तो क्या अब हम लोग करंट लिखने को तैयार हैं भाई, हमें फाई मिल गया, हमें मैक्सिमम पीक वैल्यू मिल गया, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं आई हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन जेड। वो तो यहां पे लिख ही दिया है मैंने, खैर। तो आई नॉट आप यहां से निकाल लोगे और फाई यहां से निकाल लोगे, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे और आपको जो है मिल जाएगा क्या, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन आरसी सर्किट। T/4 में करंट पीक हिट करेगा, T/4 में क्यों करेगा भाई, T/4 में क्यों पीक करेगा, हिट करेगा, वो नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं भाई। जीरो साइन फंक्शन अगर है तो 0 से π/2 में जाएगा, ठीक है। तो 0 से π/2 में देख लीजिए टाइम क्या आएगा, हाँ T/4 होगा। अगर टी टाइम के टर्म्स में करोगे तो आप वहां से निकाल सकते हो ओमेगा टी को π/2 रख के। तो ये क्लियर है आरसी सर्किट की एनालिसिस और इसका इंपिडेंस फेजर। तो हमेशा मैं करंट को लेके चलूंगा भाई, ठीक है, मैं बता दिया हूं। तो इसी से हम लोग जो है एलआर सर्किट भी देख लेते हैं। अच्छा चलो, टाइम हो रहा है, मैच देखना होगा तुम लोगों को। साइन कॉस में π/4 पे सेम वैल्यू आता है, तभी मैक्सिमम करंट। अरे दोनों इंडिपेंडेंट है ना भाई, दोनों इंडिपेंडेंट है ना। आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूं मैं, आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूं। तो ये आरसी सर्किट का सभी को क्लियर है कि कैसे हम आरसी सर्किट में हैंडल करेंगे इंपिडेंस फेजर बना के। इंपिडेंस फेजर ये है, इसमें मैंने आई को रेफरेंस लिया हुआ है। और यहां से एक बात अभी और समझ में आनी चाहिए आपको कि आप लोग मुझे बताएंगे कि अब नेट जो वोल्टेज है वो पाई 90 से नहीं लीड कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात सुन के जाइएगा, जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था तो करंट और वोल्टेज के बीच में वोल्टेज अपना 90 डिग्री से लैग कर रहा था। लेकिन अब आरसी सर्किट में जो अपना वोल्टेज है, जिधर जेड होगा, मैं बता चुका हूं, जिधर जेड होगा उधर ही नेट वोल्टेज मानेंगे आप। तो जो वोल्टेज है वो फाई से लैग करेगा विथ रिस्पेक्ट टू करंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अब 90 डिग्री से नहीं करेगा, वो कहां से करेगा, फाई से। करंट इज लीडिंग द, आप प्लस फाई है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि करंट 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा है ना। करंट जो है 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा है, वो कहां से लीड कर रहा है, फाई से। तो आप बोल सकते हो इन आरसी सर्किट, आरसी सीरीज है ऑब्वियसली, आरसी सर्किट करंट लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई इक्वल टू tan इनवर्स बाई XC mod XC
अपॉन में आर, इतने से कर रहा है, 90 डिग्री से अब नहीं कर रहा है, 90 डिग्री से अब नहीं कर रहा है, वो पाई से जो है लीड कर रहा है, ठीक है। और नेट इंपीडेंस, दो ही बातें ध्यान रखिएगा, जिधर जिसका इंपीडेंस है वोल्टेज ड्रॉप उधर ही होगा। आर का जो वी आर है वो इधर होगा, वीसी कैपेसिटर के क्रॉस का ड्रॉप एक्सी के लॉन्ग होगा, नेट जो ड्रॉप होगा सर्किट का वो नेट इंपीडेंस जेड के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको यहां भी बना चुका हूं और सभी बच्चों को फिर क्लियर हो चुका है कि वी आर प्लस वीसी इक्वल टू, ये नहीं लिखेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें आरएमएस, मैच क्या देखोगे, कुछ स्थिति क्लियर ही नहीं है, शायद हार का मुंह देखना पड़े। ठीक है, चलो फिर कल नहीं, मतलब ट्यूसडे को मिलते हैं। तुम लोग का एक्चुअली आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तुम लोग का इस संडे कोई टेस्ट नहीं था, एक एक्स्ट्रा क्लास निपटा सकते थे। मैंने लेकिन इंफॉर्मेशन जो है पहले देना था, अब तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। तुम लोग ट्राई मारना एलआर सर्किट कॉम्बिनेशन का, एलआर सर्किट और फिर एलसीआर सीरीज, दो के लिए फेजर बना के ट्राई मारना। कल टेस्ट है तुम लोग का? अच्छा कल टेस्ट है, तब क्या फिर टेस्ट, कल तुम लोग का टेस्ट किसका है भाई? कल कहां टेस्ट है? कल एडवांस लेवल का टेस्ट है क्या तुम लोग का? कल क्या एडवांस लेवल का टेस्ट है? अभी C2 ट्राई मत करिएगा, एसी का, इंडक्शन का कर सकते हैं, एसी का सी ट्राई मत करना अभी कभी भी, अभी क्वेश्चन कराए नहीं है, अभी परेशान हो जाओगे। ना ही PYQ करना, इंडक्शन का करना, ठीक है। EMI का आप करना भाई, वंस PYQ नहीं बनते, अब आप बताइए मैं आपके साथ क्या करूं, उल्टा खड़े होके पढ़ाऊं तो शायद बने। अपनी तरफ से तो मैं जितना हो सकता है कर रहा हूं भाई। आपसे अगर PYQ नहीं हो रहे हैं मतलब आप लेक्चर्स पे थोड़ा सा और अटेंटिव होके लेक्चर्स के फॉलो करिए, जरूर होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।